अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात हैं। तलबा ने, पाकिस्तानी तलबा ने दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया है। जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे, हो सकता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पॉइंटर्स आ चुके होंगे जो 5 बजे के लिए शेड्यूल्ड है, लेकिन मेरे पास जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है, जो मैंने पाकिस्तानी तलबा की यूनियंस के हेड से गैदर की है, उसके मुताबिक पाकिस्तानी तलबा ने पाकिस्तान में फैलने वाली मायूसी, पाकिस्तान में पॉलिटिकल डायस्पोरा का इतना एनहिलेट करना और पाकिस्तान में हालात की अबतरी और बेरोजगारी को मद्देनजर रखते हुए इनकलाब लाने या तब्दीली लाने का फैसला किया। ये मैं ब्रेकिंग न्यूज आपको तलबा के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बता रहा हूं। जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे, हो सकता है उस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही हो, लेकिन इसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। अब से चंद लम्हे पहले दोबारा से इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर सहाफियों से गुफ्तगू की है। उस गुफ्तगू में उन्होंने फिर से इस अज़्म का इजहार किया कि अगर सीसीटीवी फुटेज सामने लाई जाती है तो वो जुर्म साबित होने पर तमाम तर माफी के लिए तैयार हैं, लेकिन ये वाली बात कि उनकी किसी से डील हो गई है या फिर वो मशरूत माफी मांगे करने का ऐलान कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यह खबर झूठी है और मैं इसकी तरदीद करता हूं। आज एक अदर नामवर सहाफी को भी इमरान खान साहब से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। उनके 190 मिलियन पाउंड केस के कवरेज की इजाजत नहीं दी गई। वो मामला क्या रहा, उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स भी शेयर करूंगा। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का खड़ाक, उन्होंने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए हैं आज के एक इंतहाई अहम केस के अंदर। वो रिमार्क्स क्या हैं, वो रिमार्क्स किस के जरिए हम तक पहुंचते हैं, उसकी डिटेल्स मैंने पहुंचानी है। से गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लिया, ऑल एंड गुड नहीं किया, ऑल वीडियो को चेक मार्क ऑन कर दीजिएगा। ज्यादा ज्यादा कॉमेंट्स करने हैं ताकि फायर वॉल यानी मिस फाइबर वॉल का इशू जो है वो ब्रेक डाउन हो सके, आप हमारे दरमियान इंफॉर्मेशन फ्लो इंटैक्ट रह सके। और मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन यानी वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला होता है, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि रोजाना की बुनियाद के ऊपर नोटिफिकेशन नहीं मिलते तो व्हाट्सएप चैनल के अंदर जो वीडियो है मौजूद, उसमें से आपको चीजें मिल जाया करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले अडियाला जेल के अंदर सहाफियों से गुफ्तगू की है। इमरान खान ने अडियाला में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जेल में बैठकर पेश गोई कर रहा हूं कि हुकूमत के पास 2 माह से ज्यादा का वक्त नहीं है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी के नाम ECL में डालें ताकि ये भाग ना जाएं। मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगा। मैंने कौन सा जुर्म किया है? इमरान खान साहब ने 2 टोक बयान दिया है कि मैंने इनसे कोई माफी नहीं मांगनी। मैंने कौन सा जुर्म किया? वो कहते हैं अगर निगरान सेटअप में इलेक्शन हुए तो उनको किसी सूरत तस्लीम नहीं करूंगा। इमरान खान की सहाफियों से अडियाला जेल में गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि मैंने इदारों को न्यूट्रल नहीं गैर सियासी कहा। न्यूट्रल तो जानवर होता है। इमरान खान की बात पर कमरे अदालत में कह फिर उन्होंने कहा कि मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगा। मैंने कौन सा जुर्म किया है? मैं उनसे माफी मांगने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। हुकूमत में मौजूद रेलू कट्टे इदारों को उंगली करते हैं कि इदारे PTI को खत्म कर दें। इमरान खान, उन्होंने कहा कि अल-कादर ट्रस्ट केस में गवाह पेश करूंगा, शनाख्त नहीं बता सकता वरना डाला पहुंच जाएगा। इमरान खान साहब के कोट एंड कोट अल्फाज हैं जो हम तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने का कह रहा हूं, जितने मुकदमात बनाने हैं बना लें, मैं कोई डील नहीं करूंगा। इमरान खान ने आज डील के तासुर को भी बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा यह तासुर गलत है कि मैंने गैर मशरूत माफी मांगी है। यानी कल जो नेशनल मीडिया के ऊपर चल रहा था उस सारे के सारे प्रोग्राम को उन्होंने वाड़ कर रख दिया अपने इस बयान के बाद, और पता नहीं ये बयान बाहर कैसे आया, बहरहाल आ गया। सानिया 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा कि सानिया 9 मई की CCTV फुटेज में PTI के लोग सामने लाए जाएं तो माफी मांगूंगा। उन्होंने कहा मेरे पास बहुत वक्त है, उनके पास वक्त खत्म हो रहा है, बेवकूफ है, इन्हें समझ नहीं आ रही, मुझसे मुज़ाकरात के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया है। 9 मई केस में सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। मैं कोई डील नहीं करूंगा। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो, और ना तो मैंने कोई जुर्म किया है और ना मैं अपने पाकिस्तानियों के साथ कोई ज्यादती या ना इंसाफी करूंगा। तो ये अब तक की तारीन है जो मैंने आपके सामने रखनी थी। अच्छा जी, अब इस समात का जो अहवाल था जिसमें इमरान खान साहब ने बाद में सहाफियों से गुफ्तगू की, वो अहवाल रिपोर्ट करने वाले चंद नामवर सहाफियों में से एक सहाफी हमारे बुजुर्ग सहाफी दोस्त समी इब्राहिम साहब भी हैं। तो आज उनको नहीं जाने दिया गया। उसकी क्या रीजन थी, समी इब्राहिम साहब ने खुद ट्वीट कर रखा है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं आज अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात के मौके पर जेल हुक्काम ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात उठाकर रद्दी में फेंक दिए और सहाफी समी इब्राहिम को ट्रायल
कवरेज की इजाजत नहीं दी गई। इससे पहले मुतअद्दिद दफा जेल हुकाम समी इब्राहिम को कवरेज से रोक चुके हैं, लेकिन अदालत में माफी मांगकर यकीन दहाना करवा चुके हैं कि अब दोबारा नहीं रोकेंगे। लेकिन आज फिर समी इब्राहिम को रोककर तौहीन अदालत की गई है। सीनियर सहाफी और चैनल 92 न्यूज के एंकर पर्सन और तज्जियाकार साकिब बशीर को भी ट्रायल कवरेज के लिए जेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। साकिब बशीर साहब के मामले में भी तौहीन अदालत की गई है। यह समी इब्राहिम साहब का ट्वीट है, तो मैंने आपके सामने रखना था। जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे, हो सकता है उस वक्त तक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी हो, लेकिन जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस वक्त मैं आपको बता रहा हूं कि तलबा ने आज शाम 5 बजे नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया हुआ है। सिर्फ उधर नहीं, और भी कई जगहों पर तलबा ऐसे इकट्ठे हो गए, उनकी यूनियंस होती हैं, यूनियंस के कोई सरबराह है, वो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अच्छा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐलान हो रहा होगा? जिस वक्त आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे होंगे, मैं बता देता हूं। 4-5 एजेंडाज है। नंबर 1 है बेरोजगारी, नंबर 3 है टैक्स पे कर रहे हैं लेकिन एजुकेशन फैसिलिटी फ्री नहीं मिल रही, नंबर 4 है जॉब्स हैं तो उनकी तनख्वाहें एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है, नंबर जो 5 है वो सही तरीके से मेरिट का निफाज ना होना है, नंबर 6 उनकी जो सियासी बसीरत है यानी नौजवानों की उसको दबाकर नौजवानों को गायब किया जाना और उनके खानदान को हरासा करना, ये तमाम एजेंडाज हैं। और वो अब इनकलाब या तब्दीली के लिए बाहर निकलने के लिए तकरीबन पर तोल चुके हैं। ये मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे होंगे उस वक्त ये पॉइंटर्स आ चुके होंगे। हो सकता है इसमें कुछ मजीद चीजें ऐड हो जाएं या मोर और लेस यही चीजें हों, क्योंकि मैंने जिनसे बात किया उनसे यह खबर मुझ तक पहुंची है। इस सारे मामले के ऊपर हामिद मीर साहब ने इन स्टूडेंट्स को ताना दिया था अपने आज के कॉलम में। उन्हें कहा कि कुछ पाकिस्तानियों ने उम्मीद लगा ली है कि जो बांग्लादेश में हुआ वो पाकिस्तान में भी हो जाएगा। वो भूल रहे हैं कि बांग्लादेश में 300 से ज्यादा नौजवानों ने अपनी जानें कुर्बान करके हसीना वाजिद को इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर किया। क्या आप बंगालियों की तरह गोलियां खाने के लिए तैयार हैं? ये सुबह का कॉलम है और आज शाम यानी 5 बजे के वक्त इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने वाइब्रेंट हैं। क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बराए प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कॉस्मेटिक होगी, गोंगलुओं दी मिट्टी लाई जाएगी, या वाकईतन स्टूडेंट्स जो है वो इस सारे मामले के ऊपर अब अपनी ओपिनियन की रिस्पेक्ट चाहते हैं? तो ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अब हम आगे चले जाते हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की बात कर लेते हैं। तोशाखाना न्याय रेफरेंस की समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। इमरान खान और बुशरा बीवी को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया। एहतसाब अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीवी के जिस्मानी रिमांड में 11 रोज की तौसीह कर दी। तोशाखाना न्याय रेफरेंस पर समाअत एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद ने की। मजमूई तौर पर रिमांड 36 रोज का हो गया। अच्छा, वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं है इतने बड़े लेवल पे। खैर, सिद्दीक जान साहब कहते हैं कि नैब ने अपने जवाब में कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने कहा है कि कुछ भी हो जाए वो नैब के इस नोटिस पर शामिल तफ्तीश नहीं होंगे। ये रवैया काबिल कबूल नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए हैं कि यह रवैया काबिल कबूल नहीं है। तो गुल हसन औरंगजेब का खड़ाक जो है वो हम सबके सामने आया। उन्होंने कहा कि नैब ने गलत बयानी की। मैं आपको तफसीलात तमाम तर फराहम कर दूंगा। ये बैरिस्टर सलमान सफदर के उसके बाद रिमार्क्स थे जो मैंने आपके सामने रखने थे। अब कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज्यादा बुरी लगती है तो सानू की। असद कैसर साहब का स्टेटमेंट है, वो आपके सामने रखते हैं। वो कहते हैं मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि हुकूमत चाहती है कि किसी तरह मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए, इल्जाम हम पर लगे। इनको मार्शल लॉ कबूल है मगर पीटीआई कबूल नहीं है। पीटीआई कबूल ना होने की सूरत में तो इतनी फस्तायत 2.5 साल में हुई है हुजूर वाला, तो इसमें कबूलियत तो पीटीआई की नहीं थी जिसकी वजह से ये फस्तायत हुई। तो और फिर अगर पीटीआई निकलती है तो ये 3 या 4 डायमेंशनल किस्म के प्रोटेस्ट होंगे जिसका तमाम तर फायदा सियासतदानों को नहीं होगा। बहरहाल आगे चलते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, अब जरा सुनिएगा, जरा सुनिए और सर दुनिए। वो फरमाते हैं अगर इमरान खान का यह दावा दुरुस्त है कि 9 मई को पीटीआई के 16 कारकुन मारे गए, अगर कप्तान का यह दावा दुरुस्त है कि 9 मई को पीटीआई के 16 कारकुन मारे गए, तो सवाल पैदा होता है कि किसी और जमात का कारकुन क्यों नहीं मारा गया? क्योंकि किसी और जमात के लीडर को इस तरह गिरबान से नहीं पकड़ा गया था। इस समझने वाली बात है, इसको क्यों रियलाइज नहीं किया जा रहा? चले आप करा के देख लेते हैं, हम देख लेते हैं कि उसके लिए कितने लोग निकलते हैं। पीटीआई के ये कारकुन कहां थे और क्या कर रहे थे कि जां बहक हो गए? मतलब अब विक्टिम को ब्लेम किया जाएगा, जो मर गए ना उन्होंने कुछ गलत किया होगा इसलिए मर गए, और उनके नाम, पते और शनाख्त पर क्यों पर्दा डाला जा रहा है? तो इसके ऊपर मैं इतना ही कह सकता हूं कि भाईजान कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे चलते हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं गरीब आदमी महंगाई में पिस गया है, लेकिन गरीब को महंगाई और महंगी बिजली से फौरी आजाद नहीं कर सकते। तो भाई वो 300 यूनिट फ्री वाले जो दावे किए गए थे बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज की तरफ से, उसका क्या हुआ?
اور جو بجلی کے بل اتنے بڑھ چڑھ کر آ رہے ہیں اس کا کیا ہوا, اور جو ٹیکس پیئر کے ساتھ روزانہ کے بنیاد کے اوپر زیادتی کر کے اس کو مزید ہراساں کیا جا رہا ہے, اس کا کیا ہوا. تو میں اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, اللہ دی قسمیں, ایک کوئی گرسان امیدیں دے, کیسے کر لیتے ہو. آگے چلتے ہیں جی. ایم پی اے میجر ریٹائرڈ اقبال خٹک صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا. وہ کہتے ہیں میری بیوی بھی مجھے ووٹ نہ دیتی اگر میرے پاس عمران خان صاحب کا ٹکٹ نہ ہوتا. تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز کو, اور جن کو پتا ہے کہ ان کا اپنا خانوادہ ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا اگر یہ ساری سچویشن نہ ہوتی, تو وہ ایڈمٹ بھی کرتے ہیں کہ آج وہ جو کچھ بھی ہیں وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہیں. اب 3-4 چیزیں ہیں جن کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہوں گا. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے طلبہ کا آج کا پریس کانفرنس کرنا اور دمادم مست کلندر کا اعلان کرنا. یہ طلبہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہو سکتے ہیں, کسی بھی شعبے سے ہو سکتے ہیں, کسی بھی سبجیکٹ پڑھنے والے ہو سکتے ہیں, یہ طلبہ ان امپلائڈ یا امپلائڈ بھی ہو سکتے ہیں, یہ طلبہ بھی ہوتے ہیں. ایک بنگلہ دیشی طلبہ تھے, ایک پاکستانی طلبہ ہے. ان کو اب یاد آیا ہے, اس موو کو وہ کتنا آگے بڑھا پاتے ہیں یہ آنے والے چند دن میں پتہ چل جائے گا. باتیں کاسمیٹک ہیں یا اس کے پیچھے کوئی ویئرڈ ایجنڈا ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا. لیکن اگر طلبہ واقعتاً یکمشت ہو جائے تو 70% پاکستان, تقریباً 68% پاکستان کے نوجوان ہیں, اور پاکستان کے نوجوان نے اگر یہ ٹھان لی تو پھر حالات مشکل ہو جائیں گے. میرے خیال میں ریاست عوام یا نوجوانوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں آنا چاہیے. اس کا حل بہترین یہ ہے کہ جو پبلک چاہتی ہے, جو ریاست چاہتی ہے, جو عوام چاہتی ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا حق ان کو مل جائے. اور وہ حق کیا ہے؟ وہ 8 فروری کے اپنے مینڈیٹ کی تحقیقات چاہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا. تو کیا اس میں پرابلم ہے کہ اگر اس کی تحقیقات ہو جائیں؟ جس طرح ہم اس بات کی پشت پناہی کرتے ہیں, بلکہ اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوتا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تمام تر ثبوتوں کے ساتھ, تاکہ جو ذمہ دار ہے وہ کٹہرے میں چلا جائے. اسی طرح جو 8 فروری کا واقعہ جو 9 فروری کو ہوا تھا اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جس نے فارم 47 کے ذریعے اتنا بڑا شب خون مارا اور اپنی مرضی کی حکومت لا کر بیٹھ گیا, مسلط کر کے بیٹھ گیا ہے, اس بندے میں اور اس بندے میں جس نے بغیر کچھ کیے پورا مینڈیٹ لے لیا, اس کے مینڈیٹ میں فرق تو ہونا چاہیے. تو کیا ہر 4-6 مہینے بعد پاکستان میں انتخابات ہوتے رہیں گے؟ اگر کرنے بھی ہیں تو اس کے لیے تیاری پکڑ لینی چاہیے. نہیں کرنے تو 47 کو 45 کے ساتھ کمپیریٹو انالیسس کر کے تحقیقات کر کے جو 45 والے ہیں ان کو حکومت مل جانی چاہیے. اتنی سی بات ہے, یہ سمجھ کسی کے نہیں آ رہی, اور میں نہ مانوں کی بات چل رہی ہے حکومت کے اینڈ کے اوپر. انتہائی افسوسناک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ نوجوانان کیا کرتے ہیں. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن کیجیے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.